नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन चैप्टर 3। प्रोनाउन के पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस रूल्स में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, दैट, व्हाट, हुम, हुज वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं और ये क्लॉजेज को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली सावधानी क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी पर्सन की बात होगी, तो हु, हुम, हुज को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो हु का प्रयोग कब करेंगे? तो देखिए सब्जेक्टिव केस में हु और ऑब्जेक्टिव केस में हुम और पजेसिव केस में हुज का प्रयोग करना चाहिए। तो ओवरऑल रूल ये है कि हु, हुम, हुज, विच, दैट ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो क्लॉज यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब भी सब्जेक्टिव केस होगा जिसमें कि हम कर्ता की प्रधानता की बात करते हैं तो हु का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हुम और पजेसिव केस में हुज। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द मैन हुम और हुज। यहाँ पे हुम भी लगा है और हुज भी लगा है, कोई भी लग सकता है। तो द मैन हुम या हुज केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। तो जो आदमी मेरे पास कल आया था अंधा था। अब यहाँ पर हुम और हुज ये दोनों जो वर्ड दिए गए हैं ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए आगे आने वाला जो सेंटेंस है कैम टू मी, मतलब जो मेरे पास आया था, कौन आया था? वही व्यक्ति। तो वो व्यक्ति खुद एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया था, वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्योंकि वही आया था और वही अंधा भी था। तो सब्जेक्ट होने की वजह से उसके लिए हम सब्जेक्टिव केस यानी कि हु का यूज करेंगे। तो सही करके यहां पर देखिए लिखा गया है द मैन हु केम टू मी। अब हुम और हुज की जगह पे यहाँ पे हु लगाया गया है। द मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। अब ये सही हुआ है कि वह आदमी जो मेरे पास आया था अंधा था। अब मेरे पास कौन आया था? वो आदमी आया था, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वही आया था चल के। तो सब्जेक्टिव केस की वजह से हु का प्रयोग होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए द गर्ल हुज यू सॉ यस्टरडे वाज वेरी वीक। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि वह लड़की जिसको तुमने कल देखा था, वह लड़की जिसको तुमने कल देखा था वो बहुत ही वीक थी, कमजोर थी। अब इसमें जो लड़की है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा उसका यूज, क्योंकि लड़की को देखा गया है और देखा किसने है? आपने। हुज यू सॉ यस्टरडे, आपने उसे जो कल देखा था वो बहुत ही लड़की वीक थी। तो इसमें देखने वाले कौन है? आप। लड़की इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा लड़की के लिए। तो द गर्ल हुज यू नहीं होगा, द गर्ल हुम यू सॉ यस्टरडे वाज वेरी वीक होगा। तो ये जो हुज लगा हुआ है जो कि पजेसिव केस में है ये गलत है। यहाँ पे हुम यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, तब ये सही हुआ है। द गर्ल हुम यू सॉ, वह लड़की जिसको तुमने देखा था, वाज वेरी वीक। तो ये अब सही होगा, राइट। चलिए एक और यहां पर सेंटेंस देखते हैं, द बॉय हुम फादर इज ए डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी। यानी कि वह लड़का जिसके पिता एक डॉक्टर हैं वो मेरे बगल में बैठे हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो हुम का प्रयोग किया गया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द बॉय हुम फादर इज ए डॉक्टर। अब जो फादर है यानी कि पिता है वो किसके हैं? बॉय के, वो लड़के के पिता है। तो पिता पर एक पजेसिव केस का यूज किया गया है, अधिकार प्रकट किया गया है कि पिता किसके? लड़के के। तो यहां पर पजेसिव केस का यूज होगा और पजेसिव केस में हम क्या यूज करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, तो हुम का प्रयोग गलत होगा, हुज का प्रयोग सही होगा। द बॉयज हुज फादर इज ए डॉक्टर सिट्स बिसाइड मी। तो हुज यहां पे पजेसिव केस है, इसकी वजह से यहां पर इसका यूज किया गया है, राइट। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो रूल है, रूल नंबर ए जो यहां पे दिया गया है, इसमें हु, हुम, हुज का यूज बताया गया है कि जब भी कोई जो वर्ड होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा तो हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हुम लगेगा, पजेसिव केस में होगा तो हुज लगेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट रूल दिया गया है, उसी रूल का एक्सटेंशन है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई निर्जीव वस्तु आती है तो विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में किया जा सकता है। तो हु, हुम, हुज का प्रयोग हम कब करते थे? जब सजीवों की बात होती थी। लेकिन निर्जीव की बात होगी तो हम विच या दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल दिया गया है, द स्टोरी हु टीचेस अस द लेसन ऑफ मोरालिटी इज इंस्पायरिंग।
तो वो कहानी जो हमें नैतिकता का पाठ सिखाती है वो इंस्पायरिंग है, यानी कि प्रेरणादायक है। अब यहां पर हमें नैतिकता का पाठ कौन सिखा रहा है? स्टोरी सिखा रही है। तो इसमें स्टोरी क्या है? सब्जेक्ट है। स्टोरी हु टीचेस अस, कहानी जो हमें सिखाती है। तो हमें सिखाने वाला कौन है? कहानी है। अब कहानी एक निर्जीव चीज मान के चलते हैं, तो इसके लिए हम हु, जो कि सजीवों के लिए हु लगता था, वो यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम विच का प्रयोग कर लेंगे, या दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये होगा द स्टोरी विच टीचेस अस द लेसन ऑफ मोरालिटी इज इंस्पायरिंग। तो विच का प्रयोग करेंगे, दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हु का प्रयोग हम सजीवों के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर रूल दिया गया है, जो कि पिछले वाले रूल का ही एक्सटेंशन है। सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में कर सकते हैं। तो इस रूल में बताया गया था कि विच और दैट दोनों का यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दैट का प्रयोग हम किसी कंडीशन में हम सजीवों के लिए भी कर सकते हैं। वो सजीव जनरली ऐसे सजीव होंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सजीव माने जाते हैं, लेकिन साइंस में हो सकता है कि आप उसको डिफर करें। जैसे यहां पर दिया गया है, आई हैव अ पैरेट हु टॉक्स ऑल डे। मेरे पास एक तोता है हु टॉक्स ऑल डे, जो दिन भर बात करता रहता है। तो यहां पर हु आपको सजीवों के अकॉर्डिंग तो सही लगता होगा, लेकिन जो पैरेट है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में सजीव नहीं मानते हैं, वो एक तरह से निर्जीव ट्रीट किया जाता है। तो हम वहां पे दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैव अ पैरेट दैट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास एक तोता है जो दिन भर बोलता रहता है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, दैट का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हु का प्रयोग हम पर्सन यानी कि मनुष्यों के लिए करते हैं, आदमियों के लिए कर सकते हैं, या लेडीज के लिए कर सकते हैं, हु, हुम, हुज। लेकिन हम इन चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए जो कि सजीव हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम उनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसे कि पर्सन को करते हैं। राइट, देखिए यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया है, द हाउस whom you bought last year is very big। जिस घर को आपने पिछले साल खरीदा था वो बहुत ही बड़ा है। अब द हाउस whom you bought, अब यहां पर देखिए हाउस को आपने खरीदा है, हाउस एक निर्जीव वस्तु है, तो हम whom का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो द हाउस दैट यू बॉट लास्ट ईयर इज वेरी बिग। राइट, विच का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हियर इज द मैन विच कैम हियर यस्टरडे। राइट, तो यहाँ एक आदमी है जो कि यहाँ पे कल आया था। तो हियर इज द मैन दैट कम हियर यस्टरडे, विच की जगह पे दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैन से हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, और दैट का प्रयोग यहाँ पर यूज किया गया है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल दिया गया है, जब पहले आने वाली क्लॉज में, ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे? क्लॉज। ठीक है, जब पहले आने वाली क्लॉज में नो वन, नन, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, लिटिल, मच, नोबडी, समबडी, एनीबडी, नथिंग, एनीथिंग, द सेम प्लस नाउन, या द ओनली प्लस नाउन, या इट इज या वाज प्लस नाउन का यूज अगर होता है तो हम सदैव रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब दो क्लॉज को मिलाकर कोई सेंटेंस बनता है, तो जो पहले आने वाली क्लॉज होगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो क्लॉज होगी, उसमें अगर ये सब वर्ड्स आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगेगा। जैसे यहां पर दिया गया है, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल whom I have ever met। वो सबसे चालाक लड़की है जिससे मैं मिला, जिससे मैं कभी मिला। अब यहां पर हम देखते हैं कि whom का प्रयोग जो रूल नंबर 1 था, who, whom, whose, उसके अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि सी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, क्योंकि जिससे मैं कभी मिला वो लड़की की बात की रही है। तो यहाँ पे लड़की सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में whom, whose के अनुसार whom का प्रयोग सही है। लेकिन यहां पर देखिए दिया गया है द क्लेवरेस्ट गर्ल, तो रिलेटिव प्रोनाउन whom के पहले यहां पर सुपरलेटिव डिग्री की यहां पर यूज किया गया है, तो इसकी वजह से हम whom नहीं लगाएंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो अब सही करके ये सेंटेंस लिखा गया है, सी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे whom की जगह पे दैट का यूज हुआ है। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, एनी मैन दैट हु रिफ्यूज टू डू द जॉब विल बी बीटेन। अब यहां पर देखिए हु का प्रयोग जो ब्रैकेट में किया गया है वो सेंटेंस में गलत है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा गया है कि अगर हम हु का यूज करेंगे तो गलत होगा। तो सही क्या होगा? एनी मैन दैट रिफ्यूज टू डू द जॉब विल बी बीटिंग। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करने से मना करता है तो उसको पीटा जाएगा। तो यहां पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एनी का प्रयोग किया गया है,
रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट के पहले एनी का प्रयोग किया गया, जो कि रूल में दिया गया है, ठीक है। रूल में हमें एनी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एनी मैन दैट रिफ्यूज, तो दैट का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। एक और यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, दैट का प्रयोग यहां पर होगा क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो फ्रीडम फाइटर्स दैट, अब यहाँ पे हु जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो गलत है, वो लिखा इसलिए गया है कि इस तरह का अगर यूज आता है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दैट फॉट अगेंस्ट द इंग्लिशमैन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प हिम, आप ही केवल ऐसे एकमात्र व्यक्ति हो जो उसकी सहायता कर सकती हो। तो दैट की जगह पे अगर हु का यूज होता है जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है तो गलत हो जाएगा, राइट। सही क्या होगा, दैट, हु नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हु लिखा किस लिए गया है कि आपको समझाने के लिए कि अगर हु का यूज होता है तो वो गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले या दैट के पहले द ओनली प्लस नाउन का सिनेरियो यहाँ पे यूज हुआ है। देखो द ओनली प्लस पर्सन मतलब नाउन, ये देखिए रूल दिया गया है, द सेम प्लस नाउन या द ओनली प्लस नाउन अगर आता है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एनीवन दैट हु वांट्स टू सक्सीड मस्ट हार्ड वर्क, किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनीवन देखिए दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले या हु के पहले, तो एनीवन अगर आता है तो फिर हम दैट लगाते हैं। एक और यहाँ पर इट इज यू, अब देखिए इट इज या इट वॉज प्लस नाउन आता है तो भी दैट लगेगा। तो इट इज नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है तो इट इज यू दैट लगेगा, हु नहीं लगेगा। तो इट इज यू, वो तुम ही हो, आई वॉन्ट टू टॉक नॉट आदित्य, जिससे हम बात करना चाहते हैं आदित्य से नहीं, राइट। तो ये आप रूल ध्यान रखेंगे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रिलेटिव जो क्लॉज होती है उसके पहले अगर ये सब वर्ड आते हैं तो हम दैट लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दैट तथा दोज शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किसी नाउन की रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है, और जिस नाउन का प्रयोग हम वाक्य में पहले ही हो चुका होता है, यानी कि दैट और दोज का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कोई एक नाउन का प्रयोग पहले ही हो चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन को रोकने के लिए उसका यूज होता है। और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब देखिए द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन, यानी कि गंगा का पानी मीठा है किसी अन्य नदी की तुलना में, राइट। तो यहां पर देखिए गलती क्या है, एनी अदर रिवर इन इंडिया। तो वाटर ऑफ गंगा यानी गंगा के पानी की तुलना नदी से की गई, जबकि हमें किससे करनी है, वाटर से ही करनी है, राइट। तो द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ, अब यहां पर क्या ऐड किया गया है, द वाटर ऑफ, हमने वाटर की ही तुलना यहां पर इस सेंटेंस में करी है। तो देखिए द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन द वाटर ऑफ एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब ये तो लिटरली सही तो है, लेकिन यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि द वाटर यहां पर दिया गया है, द वाटर यहां पर भी दिया गया है, तो नाउन की यहां पर रिपीटिशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसको सही करने के लिए एक और बार सेंटेंस को देखिए यहां पे लिखा गया है, द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन। अब द वाटर ऑफ की जगह पे दैट ऑफ लग गया है। दैट ऑफ क्यों लगा है, क्योंकि द वाटर अनकाउंटेबल है, जिसको हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में दैट ऑफ के रूप में लिख रहे हैं, एनी रिवर इन इंडिया। अब यहां पर क्या है कि दैट ऑफ जो लिखा हुआ है वो वाटर के लिए यूज हुआ है, वाटर की तुलना के लिए यूज होता है। तो यहां पर वाटर का यहां पे देखिए रिपीटिशन ना होकर उसके लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है, राइट, तब ये ट्रू हो पाया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मुंबई। इसका हिंदी में अर्थ है कि दिल्ली के आम मुंबई से मीठे हैं, लेकिन यहां पर एक देखिए गलती नजर आती है कि दिल्ली के आम मुंबई से मीठे हैं। अब दिल्ली के आमों की तुलना मुंबई शहर से हो रही है, इसलिए यहां पर एक गलती है, राइट, क्योंकि हमें दिल्ली के आमों की तुलना मुंबई के आमों से करनी है। तो हमें यहां पर स्वीटर देन मैंगोज ऑफ मुंबई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मैंगोज ऑफ मुंबई। तो यहां पर फिर से एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी कि मैंगोज वर्ड दो बार आ जाएगा। कैसे आएगा, द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन द मैंगो ऑफ मुंबई। तो द मैंगो दो बार आ जाएगा, तो दूसरी बार जो द मैंगो होगा उसकी रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम फिर से दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब मैंगोज प्लूरल है तो हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर सही करके लिखा गया है, द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन दोज ऑफ मुंबई।
अब ये जो डोज ऑफ का यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है? मैंगोज की कंपैरिजन के लिए, मैंगोज की तुलना के लिए। द मैंगोज ऑफ दिल्ली आर स्वीटर देन मैंगोज ऑफ मुंबई, और मैंगोज ऑफ की जगह डोज ऑफ लगाया है। ये एक प्रोनाउन है जो कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए लगाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस रूल में हम नाउन की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए इसके बाद यहां पर नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ शब्द जैसे कि अवेल, एब्सेंट, एक्सर्ट, एक्विट, सेट, हाइड, इन सब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऐसा न करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट के रूप में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करेंगे? जब ये सभी वर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आते हैं। जैसे सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। तो सी अवेल्ड जो वर्ड दिया गया है, राइट, इसके बाद हमें हर सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या है? हर सेल्फ होता है। जैसे ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इसी प्रकार से सी का हर सेल्फ होता है। तो वो यहाँ पे यूज किया गया, सी अवेल्ड हर सेल्फ। ऐसे यहाँ पर वाई डिड यू एब्सेंट योर सेल्फ, अब ये सही है क्योंकि एब्सेंट के बाद योर सेल्फ लिखा हुआ है, राइट। एक और देखिए यहाँ पर यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ, ये भी यू का योर सेल्फ दिया गया है। सी हैज रिजाइंड हिमसेल्फ टू माई गाइडेंस, तो ही का हिमसेल्फ यहाँ पर दिया गया है। देखिए रिजाइन जो वर्ड है वो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि रिजाइन भी इस तरह का वर्ड होता है। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और देखिए he has set himself as a bookseller, उसने अपने आप को बुक सेलर के रूप में सेट कर लिया है। तो हिमसेल्फ लगाएंगे सेट के बाद, अगर हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे आप, राइट। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और यहाँ पर रूल देखते हैं। ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए और वन अदर का प्रयोग हमें दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो जब भी दो व्यक्ति होंगे तो प्रोनाउन के रूप में ईच अदर, दो से ज्यादा होंगे तो वन अदर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, तो ये सही है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता राम एंड श्याम हेल्प्ड वन अदर तो गलत हो जाता, क्योंकि वो अधिक व्यक्तियों के लिए है। एक और देखते हैं ऑल द 100 स्टूडेंट्स वांट टू हेल्प वन अदर, यानी सभी 100 विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वन अदर सही है क्योंकि दो से अधिक लोग हैं। यहाँ पर अगर ये लिखा जाएगी ऑल द 100 स्टूडेंट्स वांट टू हेल्प ईच अदर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए होता है। चलिए एक और रूल देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ईच अदर और वन अदर का प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करना चाहिए। जब भी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जैसे कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, लास्ट में सेल्फ लगा होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। या ईच अदर वन अदर का प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है। जैसे माई सेल्फ हैज डन द वर्क, मैंने खुद ही ये काम कर लिया है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया उसके पहले हम सब्जेक्टिव केस उसका लिख देंगे तो सही होगा। तो माई सेल्फ आई का होता है तो आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, ये सही होगा। हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, यानी मिस्टेक के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो हिमसेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, तो हमें उसका सब्जेक्टिव केस पहले लिखना होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव केस। तो ध्यान रखिएगा ये सब सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखने हैं, राइट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट रूल है। कुछ प्रोनाउन जैसे कि आइदर, नाइदर, बोथ का प्रयोग सदैव दो या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, कभी भी दो से अधिक के लिए नहीं, केवल दो के लिए किया जाता है। दो से अधिक के लिए हम ईदर के स्थान पर एनीवन और नीदर के स्थान पर नन और बोथ के बदले एंड का यूज करेंगे। जैसे either of the 10 boys has done so, इन 10 में से किसी लड़के ने ये काम किया है। तो 10 दो से अधिक होते हैं तो either का प्रयोग नहीं होगा, either का प्रयोग केवल दो के लिए होगा। तो सही क्या होगा? any one of the 10 boys, ठीक है, has done so, right। तो anyone सही हो जाएगा, दो से अधिक के लिए anyone। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है neither of the two option are correct, दो में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब फिर से दो की बात की गई है तो neither यहां पर क्या है? दो में से एक की भी बात नहीं की गई है यहां पर, तो नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट। अब यहां पर किसकी गलती थी? इसमें गलती थी वर्ब की, राइट। क्योंकि दो के लिए तो हम नीदर का प्रयोग कर सकते हैं, दो या दो से की रेंज में अगर आते हैं। तो यहां पर वर्ब सिंगुलर लगेगी क्योंकि दो में से किसी एक का या एक भी नहीं का चूज किया गया है, इसलिए नन ऑफ द 100 स्टूडेंट हैव पेड देयर फीस,
तो 100 की बात की गई है, 2 से अधिक है तो नन का यूज सही है। और लास्ट आज का ये देखिए रूल है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। अब जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, जैसे कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिटवीन ही एंड सी, तो बिटवीन प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ही एंड सी नहीं हिम एंड हर होगा, राइट। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रोनाउन के कुछ एडवांस रूल्स की डिस्कशन किया। और आज के बाद यहाँ पर प्रोनाउन का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। 3 वीडियो मैंने बनाए, तीनों को आप अच्छी तरह से देखिए, रिवीजन करिए, जिससे कि प्रोनाउन का चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।